हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीबी सर यूके एक बार स्वागत करता है आप सभी मित्रगणों का। देखिएगा दोस्तों, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया होगा और रुकने का तो नाम लेना ही नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स बी स्टार्ट आज का टॉपिक। ठीक है, अवध 18वीं सदी के नवीन राज्यों का उत्थान हम लोग देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अवध नवाब हम पढ़ रहे हैं, अवध राज कैसे स्वतंत्र हुआ, उससे आगे के शासकों को हम पढ़ेंगे आज। नेक्स्ट शासक है आसफ उद्दौला। टॉप हेडिंग आप लोग डालेंगे और लिखेंगे आसफ उद्दौला। दोस्तों क्या आसफ उद्दौला। अब देखिएगा, आसफ उद्दौला का टाइम पीरियड सन 1775 से सन 1797 में। ठीक, अब ये देखिएगा कि ये कौन था। ये आपका शुजाउद्दौला का क्या था, पुत्र था। वहीं शुजाउद्दौला जिसने पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। आशा करूंगा कि वो वीडियो आपने डिटेल से पढ़ी होगी। अब इसके समय में क्या हुआ था, एक बहुत इंपॉर्टेंट संधि हुई थी, फैजाबाद की संधि। कौन सी संधि, फैजाबाद की संधि। अब देखिएगा, ये फैजाबाद की संधि से क्या हुआ था। ये फैजाबाद की संधि सन 1775 में हुई थी और यहाँ पर ये संधि किसके साथ हुई थी, ये संधि अंग्रेज वर्सेस आसफउद्दौला के मध्य। और यहाँ पर ये संधि होने पे क्या हुआ, फैजाबाद से पहले राजधानी कहाँ थी, फैजाबाद। फैजाबाद से राजधानी कहाँ स्थानांतरित हुई दोस्तों, लखनऊ। कहाँ स्थानांतरित हुई, लखनऊ। और बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्च अधिकृत, मतलब बनारस पर अंग्रेजों का अब पूर्ण अधिकार हो गया फैजाबाद की संधि के बाद। यूँ तो आपको पता है कि बनारस की संधि कब हुई थी। बनारस की संधि आपका 1773 में हुई थी। किन किन के बीच हुई थी, आपको पता है, शुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग के मध्य ये बनारस की संधि हुई थी मित्रों। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद इस संधि में भी एक पॉइंट और याद रखना आपने कि अंग्रेजों ने अवध के बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी भी दी थी। ठीक है, जो अवध में जो बेगम होंगे उनके संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी किसने ली, अब अंग्रेजों ने। ठीक है दोस्तों, वहीं आपका सन 1780 में आपका अहमद जो ये आसफउद्दौला है ना, इसने मुहर्रम बनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा निर्माण करवाया। कौन सा, इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। कहाँ दोस्तों, लखनऊ में। कहाँ किया, लखनऊ में। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। सन 1780 में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में किस किले का निर्माण किया गया, इमामबाड़ा का निर्माण करवाया गया। किसने किया था, आसफउद्दौला ने। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है नेक्स्ट शासक शहादत अली खां। ये शहादत अली खां द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको लगाएंगे मित्रों मोस्ट। ठीक है, आप इसको क्या लगाएंगे, मोस्ट। ठीक है, किसको, शहादत अली खां को आप क्या लगाएंगे, मोस्ट। अब देखिएगा, इसको मोस्ट क्यों लगाना है, इसलिए लगाना है क्योंकि सहायक संधि स्वीकार की तथा अपना आधा राज्य अंग्रेजों को बेच दिया इसने। जो आपका अवध है ना दोस्तों, अवध सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य सन 1801 में किया था। कब किया था, सन 1801 में। जबकि आपको याद दिलाना चाहूँगा मैं, हैदराबाद ने कब किया था, सन 1798 में वेलीजली की सहायक संधि को क्या किया था, स्वीकार किया था। जबकि अवध ने कब किया था दोस्तों, 1801 में किया था। हाँ, आपको ये बात याद रखनी होगी शहादत अली खां पर। अब आप क्या पढ़ेंगे, अब आप इसके बाद के शासक पढ़ेंगे मेरे साथ, वाजिद अली। कौन दोस्तों, वाजिद अली शाह। आप लिखेंगे टॉप हेडिंग वाजिद अली शाह। अब सारे शासक हम पढ़ेंगे नहीं, टोटल कितने शासक हुए अवध में, 11। लेकिन हम सीधे पढ़ेंगे अब अवध के अंतिम शासक वाजिद अली शाह को। अवध का अंतिम नवाब था, आपको याद रखना है। सन 1854 में जनरल आउटरम की रिपोर्ट। अब क्या हुआ, असल में यहाँ पर डलहौजी ने शिकायत मिली कि अवध में कुछ गलत चल रहा है। तो डलहौजी ने जनरल आउटरम के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, आउटरम के नेतृत्व में एक कमेटी बिठाई
और उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आउट्रम। आउट्रम ने एक रिपोर्ट तैयार किया और कहा कि बनाकर कुशासन का आरोप लगाया। यहाँ कौन सा आरोप लगाया? कुशासन का आरोप लगाया। और डलहौजी ने 4 फरवरी 1856 को, कब दोस्तों? 4 फरवरी 1856 को अवध को क्या कर लिया? हड़प लिया। मतलब डलहौजी ने अवध को क्या कर लिया? हड़प लिया। तो इसीलिए कई बार सवाल पूछा गया है, डलहौजी की हड़प नीति में अवध कब हड़पा गया? तो 1856 में। ठीक है दोस्तों, आपको ये पॉइंट हर हाल में याद रखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद वाजिद अली शाह को क्या कर दिया गया? पेंशन देकर के कलकत्ता भेज दिया गया। इसके बाद वाजिद अली शाह को क्या कर दिया? पेंशन देकर के दोस्तों कलकत्ता भेज दिया गया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो स्वतंत्र राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जाट। आखिर ये जाट कौन थे? कई बार आप एग्जाम पर या फिर किताबों में देखते होंगे, जाट 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 जाट। ठीक है। जाट, अब देखिएगा जाट असल में कहाँ रहते थे, कौन थे? जाट दोस्तों जो आपका भारत देश की राजधानी दिल्ली, आगरा एवं मथुरा, कहाँ दोस्तों? एक तो हो गया दिल्ली, दूसरा हो गया आगरा, तीसरा हो गया आपका मथुरा। ठीक है। इन 3 क्षेत्रों के आसपास के इलाकों में रहने वाले को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? जाट जाति। ठीक है। इनमें आगरा हो गया, फिर मथुरा, फिर मेरठ, अलीगढ़, इन क्षेत्रों में भी फैले थे। ठीक है। यहाँ रहने वाले खेती करने वाले किसानों को, यहाँ रहने वाले जो किसान थे ना, और ये किसान क्या कार्य करते थे? खेती का कार्य करते थे दोस्तों। ठीक है। अब इन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए सर्वप्रथम 1669 में, कब दोस्तों? 1669 में गोकुल नाम के नेतृत्व में किसानों ने क्या किया? विद्रोह किया। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम 1669 में आपका किसानों या जाटों ने पहला विद्रोह किया मथुरा में। ठीक है। जब आप औरंगजेब पढ़ते हो वहां पर भी मैंने आपको जाट विद्रोह के बारे में अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक। गोकुल नाम ने किसानों ने क्या किया? विद्रोह किया। वहीं आपका 1688 में आपका जमींदार राजा राम, कौन जमींदार? राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। ठीक है। राजा राम के नेतृत्व में किसानों ने कब विद्रोह किया? 1688 में। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद क्या हुआ कि चूड़ामन ने, ये भरतपुर अचानक से कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पर जाट रहते थे, तो चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की नींव डाली। बाद में बदन सिंह ने राज्य को सुदृढ़ किया। यही बदन सिंह बाद में महेंद्र सिंह राज करके जाना जाएगा। ठीक है। अभी आप क्या याद रखेंगे? चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की नींव डाली। इसी 18वीं सदी में नवीन राज्य के उत्थान में भरत राज्य भी एक आपको याद रखना है, भरतपुर। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई। आपका जाट सत्ता में एक राजा हुए हैं जिनका नाम आपको याद रखना है सूरजमल। क्या याद रखना है मित्रों? सूरजमल। ठीक है। तो इसके नेतृत्व में जाट सत्ता कहाँ पहुंच गई? गरिमा पर पहुंच गई। आपको ये बात याद रखनी होगी। ठीक है दोस्तों। अब एक थोड़ा सा आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पर एक किले के बारे में आपको मैं बताता हूँ, भरतपुर के बारे में। ठीक है। भरतपुर में एक किला है लोहागढ़। कौन सा गढ़? लोहागढ़, ना कि लोहागढ़। लोहागढ़ उत्तराखंड में है और ये लोहागढ़ किला है। इसको आप डालेंगे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, लोहागढ़ किला कहाँ है? भरतपुर। भरतपुर कहाँ है मित्रों? राजस्थान। कहाँ है दोस्तों? ये राजस्थान। अब लोहागढ़ क्यों प्रसिद्ध है? लोहागढ़ इसलिए प्रसिद्ध है ना, भारतीय इतिहास में इस किले को कोई नहीं जीत पाया। चाहे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे मराठे हो, चाहे आपके हिंदू राजपूत हो, ये कोई भी जीत नहीं पाए थे। इसीलिए इस लोहागढ़ को अजय दुर्ग कहा गया। कैसा दुर्ग कहा गया दोस्तों? अजय दुर्ग। तो अजय दुर्ग से हिंदुस्तान में किस किले को माना गया है? लोहागढ़ किले को। ठीक है। लोहागढ़ किले का निर्माण 1733 में जाट महाराजा सूरजमल ने करवाया था। ठीक है। कौन सा किले का निर्माण? लोहागढ़ किले का निर्माण जाट महाराजा सूरजमल ने निर्माण करवाया था। आपको ये बात याद रखनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको मैंने बता दिया, लोहागढ़ किले को भारत का एकमात्र अजय दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एकमात्र अजय दुर्ग कहा जाता है।
इस दुर्ग को ना तो अंग्रेज जीत पाए थे, ना तो मुगल जीत पाए थे, ना मराठा जीत पाए थे, ना ही राजपूत, ये कोई भी इस किले को नहीं जीत पाए थे। ठीक है दोस्तों, आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, लोहागढ़ किले में मुगलों से जीतकर लाया हुआ अष्टधातु का दरवाजा लगा है। मुगलों ने इस अष्टधातु दरवाजे को जीता था और यहीं से ये जो अष्टधातु का दरवाजा था ना, ये अष्टधातु दरवाजे को जाट महाराजा जवाहर सिंह द्वारा यहाँ पर यानी लोहागढ़ किले में लगाया गया था। ठीक है, और ये मुगलों से जीतकर, ठीक है, और अष्टधातु का दरवाजा यहाँ लगाया गया था लोहागढ़ किले भरतपुर में। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ऊपर का। अब आप फिर से हेडिंग डालेंगे अष्टधातु का दरवाजा एवं उसका इतिहास। थोड़ा सा हम इस अष्टधातु दरवाजे के बारे में पढ़ेंगे। आखिर इसके निर्माण तो किसने किया आपको पता है, 1733 में सूरजमल ने किया था। लेकिन थोड़ा सा आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि इस अष्टधातु का वजन कितना था। इस अष्टधातु दरवाजे का वजन 20 टन था। ऐसा बताने वाला कौन था, कर्नल जेम्स। कौन था मित्रों, कर्नल जेम्स ने आपका 20 टन बताया इस अष्टधातु का। ठीक है, इसके बाद आपको क्या याद रखना है मित्रों यहाँ पर, अब ये असल में देखा जाए तो ये दरवाजा मूल रूप से कहाँ था, मूल रूप से चित्तौड़गढ़ राजस्थान के किले में लगा था। ठीक है, कहाँ लगा था, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में एक किला है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ किले में ये दरवाजा लगा था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ क्या किया, अभियान किया और इसके बाद वहाँ से ये दरवाजे अपने साथ उखाड़ करके लाया और दिल्ली के लाल किले में लगा दिया बाद में। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी होगी। फिर वहाँ से ये दरवाजा कहाँ लगाया गया, दिल्ली के लाल किले में चित्तौड़गढ़ से लाया गया। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है कि सन 1765 में भरतपुर के राजा, बोले तो राजस्थान, ठीक है, बोले तो राजस्थान के राजा जो थे आपके जवाहर सिंह, जवाहर सिंह ने क्या किया, जो आपका उस टाइम के दिल्ली के शासक हुआ करते थे, तो उनका नाम था नजीब उद्दौला। कौन था भाई, नजीब उद्दौला। नजीब उद्दौला ने क्या किया, राजस्थान के जो भरतपुर के राजा थे, महाराजा थे, इसने क्या किया, जवाहर सिंह ने दिल्ली के शासक नजीब उद्दौला को पराजित किया, मतलब हराया। ठीक है, और हराने के बाद इसने जो अष्टधातु का दरवाजा था उसको उखाड़ करके कहाँ ले आया, भरतपुर ले आया। और भरतपुर के किला जो भरतपुर में जो किला है, कौन सा किला, लोहागढ़ किला, लोहागढ़ किले में इसने क्या किया, इसको लगवा दिया। ठीक है दोस्तों, कौन से किले में, आपका लोहागढ़ किले में। आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आपको याद रखना है जो महाराजा सूरजमल था ना, इसमें सूरजमल लिखना आपने, सूरजमल जाटों का अफलातून कहा गया, इसको क्या कहा गया है,